हेलो दोस्तों। तो हम पहले क्लास में आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक के पढ़ाई किए थे। इस क्लास में हम आपके जो व्याकरण पुस्तक है यानी कि जो उड़ान हिंदी व्याकरण पुस्तक है उसकी थोड़ी जानकारी करेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों चलो आज की क्लास की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये है आपकी उड़ान हिंदी व्याकरण पुस्तक। तो आप लोग को ये थोड़ी सी मन में प्रश्न आया होगा कि यहाँ पे दो पुस्तक ही है। तो बच्चों ये है स्टैंडर्ड 3 के पुस्तक और ये है स्टैंडर्ड 4 के पुस्तक। लेकिन इस पुस्तक के जो पहला पाठ है वो दोनों पुस्तक के समान है, यानी कि यहाँ पे भी भाषा दिया है और यहाँ पे भी भाषा और व्याकरण दिया है। तो बच्चों क्योंकि ये समान पाठ है इसलिए मैं आज आप लोगों को एक कंबाइंड क्लास दे रही हूँ, यानी कि दोनों स्टैंडर्ड के बुक को मैं एक साथ एक क्लास में पढ़ाऊंगी। तो बच्चों इससे स्टैंडर्ड 3 के बच्चों को इस भाषा के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी भी मिल जाएगा। तो बच्चों चलो हम लोग आज भाषा के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चों भाषा आप जानते हो, जैसे कि मैं अभी आपको कुछ बता रही हूँ और आप सुनकर कुछ समझ रहे हो, और घर में भी आप अपने माता पिता अपने परिवार वालों से भी बातें कर रहे हो और उनके बातें समझ रहे हो। तो जिस माध्यम से हमारे ये जो बातचीत चलता है, ये जो समझना समझाना चलता है, तो वो होता है भाषा। जैसे कि मानो कि अगर आप भाषा में नहीं बोलोगे, अगर ऐसे आप संकेत देके बोलोगे ये तो कुछ समझ में आएगा क्या? लेकिन अगर हम अपने मुंह से कुछ निकाल कर, मुंह से कुछ बोलकर या लिखकर सुनाएंगे या बताएंगे तो वो होता है भाषा। उससे दूसरों को कुछ समझ में आएगा, हमें दूसरों की बातों का भी समझ पड़ेगा। तो बच्चों भाषा एक साधन है, एक मुख्य साधन है, सिर्फ साधन है, एक मुख्य साधन है जिसके जरिए हम अपने मन के बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे मन के बातों को हम समझते हैं। इसलिए जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखी है, विचारों का आदान प्रदान का माध्यम होता है भाषा। जो हमारे दिल में है, दिमाग में है, उसको हम भाषा के माध्यम से ही दूसरों तक पहुंचा सकते हैं या बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है भाषा यादृच्छिक, यानी कि आपको आपके मन के विचारों को संप्रसारित करके दूसरों के पास पहुंचा सकता है। और भाषा संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण मतलब आप दिल में कुछ सोच रहे हो लेकिन उसको अगर नहीं बोलोगे तो आपके दिल की बात दूसरों तो कैसे पहुंचेगा? तो ये संप्रसारण का माध्यम होता है भाषा। तो बच्चों आप भाषा के कई माध्यम, कई रूप देखे होंगे, जैसे कि हम टीवी पे कुछ देखते हैं, अपने पुस्तक से भी कुछ पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें भाषा का 2 रूप मालूम होता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, वो अलग सा रूप है। लेकिन मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखी हूँ और आप लोग देख के पढ़ोगे तो वो अलग सा रूप है। तो उसी प्रकार से भाषा का 2 रूप होता है। कितने रूप होता है बच्चों? भाषा का 2 रूप। एक होता है मौखिक रूप और दूसरा होता है लिखित रूप। मौखिक यानी कि मुख से जो निकलता है, यानी कि जो हम बोल रहे हैं और दूसरों की बातों को सुन रहे हैं, वो होता है भाषा का मौखिक रूप। जैसे कि आप लोग अपनी दादी माँ से कहानी सुनते हो, वो बोलते हैं, आप सुनते हो, तभी आपको उनके कहानी का कुछ पता चलता है, तो वो होता है भाषा का मौखिक रूप। तो भाषा के जो मौखिक रूप है उसमें हम बातों को बोलकर या सुनकर समझते हैं। भाषा के मौखिक रूप में हम बातों को बोलकर या सुनकर समझते हैं। जैसे कि आप देखे हो कोई भाषण सभा में वक्ता जो भाषण देते हैं, स्टेज के ऊपर खड़े होकर हम सुनते हैं नीचे बैठकर, यानी कि श्रोता। तो भाषा के मौखिक रूप में 2 होते हैं, एक वक्ता और एक श्रोता। एक बोलेंगे तो दूसरा सुनेंगे। जैसे कि मैंने बोली भाषण देना, वैसे हम लोग आपस में बातें भी कर रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, ये सब भाषा का मौखिक रूप है। तो बच्चों आए दूसरे रूप की तरफ। आप जानते हो भाषा का मौखिक रूप हमेशा कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जो दूर है हम उनको बोलकर कैसे समझाएंगे, तो उनको लिखना पड़ेगा। तो वही होता है भाषा का लिखित रूप। जैसे कि यहाँ पे आपके पुस्तक में भाषा के बारे में कुछ लिखा है, आप लोग उसको पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे, तो ये होता है भाषा का लिखित रूप। यानी कि भाषा के लिखित रूप में हम अपने बातों को या विचारों को लिखकर और पढ़कर समझते हैं। जैसे हम दूर में रहे अपने रिश्तेदारों के पास पत्र लेकर भेजते हैं, जो कोई भी कहानीकार अपने मन की जो कहानी है वो हमें लिखकर
देते हैं ताकि हम पढ़कर कुछ समझें और जानें, तो वो होता है भाषा का लिखित रूप। तो बच्चों भाषा का दो रूप का आपको पता हो गया। अभी आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा, लिखित रूप तो है लेकिन उसको जो लिखेंगे, जब हम लिखेंगे तो उसका भी कुछ नाम होना चाहिए ना, तो उसको क्या कहते हैं? तो बच्चों देखो मैंने यहाँ पर जितने भी लिखी हूँ आपको समझाने के लिए, तो ये सब होता है लिपि। क्या होता है बच्चों? ये सब लिपि। जो भी ध्वनि, जो भी भाषा हम अपने मुंह से निकालते हैं, जब उसको लिखते हैं यानी कि लिखने की रीति और विधि जो होता है वो होता है लिपि। यानी कि भाषा को हम जब लिखने का रूप देते हैं तो वो लिपि में बदल जाता है। तो बच्चों आप जानते हो हमारे पूरे संसार में अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, तो भाषाओं का प्रयोग भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे आप जानते हो हमारे विश्व में अलग अलग देश होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है देखो, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है, रूस में रूसी भाषा का प्रयोग होता है, फ्रांस में फ्रेंच भाषा का प्रयोग होता है, जापान में जापानी भाषा का प्रयोग होता है, जर्मनी में जर्मन भाषा का प्रयोग होता है, चीन में चीनी भाषा का प्रयोग होता है। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पे भारत के नाम नहीं दिया है, क्योंकि आप जानते हो भारत एक बहुभाषी का देश है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे भाषाओं का प्रयोग होता है। उसी कैसे देखो यहाँ पे अलग अलग राज्यों के अलग अलग भाषाएं दिए हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी भाषा, गुजरात में गुजराती भाषा, तमिलनाडु में तमिल भाषा, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा, के बंगाल में बांग्ला भाषा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा, केरल में मलयालम भाषा, उड़ीसा में उड़िया भाषा और मणिपुर में मणिपुरी भाषा। तो बच्चों अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं का भी प्रयोग होता है। तो अगर भाषा अलग है तो फिर उसका लिखने का रीति भी अलग होगा, लिपि भी अलग होगा। जैसे कि बच्चों देखो यहाँ पे मैंने लिखी है, मानो कि एलिफेंट, अगर इसको हम हिंदी पे लिखेंगे तो ये होगा हाथी। तो देखो बच्चों दोनों का मतलब सेम है, एलिफेंट जो है हाथी वही है, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने आप लोग जानते हो ये है इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो देखो इनका लिपि का आकार देखो अलग अलग है, लिपि का तरीका देखो अलग है। तो ये जो है अंग्रेजी जिस लिपि में लिखा होता है वो होता है रोमन लिपि। वो क्या होता है बच्चों? रोमन लिपि। लेकिन हिंदी जिस लिपि में लिखा होता है वो होता है देवनागरी लिपि। उसी प्रकार इसमें भी बहुत अलग अलग भाषाओं के अलग अलग लिपियों का भी दिया है। जैसे हिंदी भाषा के लिपि है देवनागरी, संस्कृत भाषा के लिपि है देवनागरी, बंगला के लिपि है बंगाली, अंग्रेजी भाषा का लिपि है रोमन, उर्दू भाषा जो आप जानते हो ज़्यादातर इस्लामिक लोग यूज करते हैं, फारसी, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखा होता है। तो बच्चों अलग अलग स्थानों में अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है, तो अलग अलग भाषा का अलग अलग लिपि भी है। तो बच्चों अभी भी दिमाग में आया होगा कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगी तो क्या वो लिपि हो जाएगा? देखो सॉरी, तो क्या वो भाषा हो जाएगा? देखो मैंने भी यहाँ पे कुछ लिखी है, आप तो जानते हो ये सब देवनागरी लिपि है, लेकिन देखो मैंने जो लिखी है उसका कोई अर्थ निकलता है? माँ काल पागर, इसका कोई अर्थ होता है? तो भाषा को सही रूप देने के लिए हमें उसको सही ढंग से लिखना होगा, सही रूप तरीके से लिखना होगा। तो हम उसको जानेंगे कैसे? जैसे कि अगर हम कुछ रसोई करने जाएंगे तो उससे पहले उसके बारे में जानेंगे, कौन सा चीज कब डालेंगे, कितना डालेंगे, तभी जाकर हमारा रसोई ठीक होगा। उसी प्रकार भाषा को सही तरीके से बताने के लिए हमें भी ये सब कुछ नियमों का भी ज्ञान होना होगा। जैसे कि कौन सा शब्द कहाँ पे प्रयोग होगा, कितना प्रयोग होगा, उसको कैसे लिखेंगे। तो ये ज्ञान हमें व्याकरण से मिलता है। किससे मिलता है बच्चों? व्याकरण यानी कि ग्रामर। जैसे कि आप अंग्रेजी में पढ़े हो ग्रामर, लैंग्वेज को सही रूप देने के लिए ग्रामर की बहुत जरूरत है, उसी प्रकार हिंदी में भाषा को सही रूप देने के लिए व्याकरण की जरूरत होता है। तो व्याकरण एक बहुत बड़ा शास्त्र है, क्योंकि आप जानते हो शास्त्र में बहुत सारे चीजों का नियम और ज्ञान लिखा होता है। उसी प्रकार भाषा के व्याकरण में हमें भाषा को प्रयोग यानी कि लिखने और बोलने, भाषा की लिखने
नियमों का ज्ञान दिलाता है ये व्याकरण, ताकि हम जब भी भाषा को लिखे या बोले उसको सही तरीके से बोल पाए और लिख पाए, जैसे कि हमारे भाव दूसरों तक पहुंच पाए। तो बच्चों, जो नियम लिखा होता है वो व्याकरण में लिखा होता है। तो व्याकरण शास्त्र में बच्चों, भाषा के मुख्य व्याकरण शास्त्र में 3 अंगों पर विचार किया गया है। कितने अंगों पर? 3 अंगों। देखो, पहला वाला होता है वर्ण विचार, यानी कि पहले हम वर्ण के ऊपर विचार करेंगे कि कौन सा वर्ण लिखने से सही तरीके से भाषा है। जैसे कि मानो कलम, मैं बोली कलम, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं तो मेरा बोलना और लिखना में फर्क आया कि नहीं? तो इसलिए हमें सही वर्णों को लिखना पड़ेगा। कलम, कलम। तो पहले आता है व्याकरण में, पहला अंग होता है वर्ण विचार। तो दूसरा आता है वर्णों से शब्द विचार। क्या आता है बच्चों? शब्द विचार, यानी कि हमें शब्द बनाने के लिए जो वर्णों की आवश्यकता है उसके ऊपर विचार करेंगे। जैसे कि देखो, शब्द के प्रकार मतलब उत्पत्ति, मानो कि क्लास, मतलब ये क्लास जो बोलती हूँ, देखो ये 2 वर्णों को मिला के ऐसे लिखोगे तभी जाके ये एक सही शब्द बन पाएगा। अगर इसको उल्टा पुल्टा करके लिखोगे तो उसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। तो व्याकरण शास्त्र में दूसरे शब्द के ऊपर विचार किया जाता है। तो तीसरा आता है वाक्य विचार। आप जानते हो शब्दों को लेके वाक्य बनता है, तो कौन से शब्द को कौन से जगह पे रखने से अपना भाव सही तरीके से प्रकट होगा, ये हमें तीसरे बार विचार करना चाहिए, तभी जाके एक भाषा सही हो पाएगा। जैसे माँ मैं खा रही हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मैं हूँ खा रही, तो इसका कुछ अर्थ पता चलता है आपको? नहीं ना। तो देखो, मैं खा रही हूँ, इसका मतलब पता चलता है कि मैं खा रही हूँ, मैं तो आपको पता चलता है कि मैडम अभी खा रहे हैं। लेकिन अगर मैं हूँ खा रही, तो आपको उसमें से कुछ समझ में आता है? नहीं आता है ना। तो आपको उसमें से कुछ समझ में आता है? नहीं ना। तो फिर जब हम भाषा की प्रयोग करेंगे तो पहले वर्ण के ऊपर विचार करेंगे कि सही वर्ण हम लिखेंगे नहीं। क बोल रहे तो क लिखेंगे नहीं, या स लिख दे उसके बदले। फिर उसके बाद हम शब्द के ऊपर विचार करेंगे कि जो शब्द हम बोले वो सही तरीके से लिखे कि नहीं। फिर एंडिंग में हम वाक्य के ऊपर विचार करेंगे, यानी कि वाक्य में जो शब्द जहाँ पे होना चाहिए हम उसको वहां पे रख कर बोले या लिखे है या नहीं। तो बच्चों, ये थे आपके पूरी भाषा के बारे में जानकारी। आप लोग जान गए भाषा का रूप कितना है? 2 रूप, मौखिक और लिखित। तो भाषा को लिखेंगे कैसे ना? लिपि के जरिए, और अलग अलग भाषा के अलग अलग लिपि भी होता है, ये आप जान गए। तो फिर उसका ज्ञान हमको कौन कराएगा? ये व्याकरण। तो व्याकरण में हम किन किन चीजों के ऊपर विचार करेंगे? तो ये 3 चीजों के ऊपर। तो बच्चों, ये पूरे मेरे बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, और ये आपके पुस्तक में भी दिया गया है। आप चाहो तो इस वीडियो के साथ अपने पुस्तक को मेल करके भी पढ़ सकते हो या समझ सकते हो। तो बच्चों, ध्यान से इसको सुनना। उसके बाद मैं आपको अपनी एक कॉपी बनाई हूँ जिसमें मैंने इसके बारे में पूरा लिख दी हूँ, उसको आप फॉलो करना। और आपके पुस्तक में ये जो अभ्यास कार्य दिए हैं, अभ्यास कार्य दिया गया है, इसके लिए भी मैंने एक हार्ड कॉपी बनाई है, वो आप लोगों को भेज दूंगी। आप लोग उसको फॉलो करके अपने कॉपी में करना, और अपने आने वाली जो परीक्षा है उसके लिए थोड़े बहुत तैयारी भी करना। धन्यवाद। स्वस्थ रहो, सुच रहो।